बोलू नको, तुझा व्हॅल्यूम बिल्यूम आवाज येतो इथं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलिए दोस्तों, एक अच्छा ज़बरदस्त लाइव अपडेट देने के लिए मैं अभी आपके सामने हूँ. मेरे कुछ अनुभव आज शाम आपके सामने शेयर करना चाहूँगा. कितने लोग लाइव ये देखेंगे अभी? आ जाइए जल्दी जल्दी, सभी को शेयर करिए, सबको बुलाइए लाइव में. इस कॉल अपडेट. यस दोस्तों, अभी मैं 3 दिन नेपाल में था और कुछ अपडेट ज़रूर मैं आपको सबको शेयर करना चाहूँगा. नेपाल के अपडेट्स. किस तरीके से चुनौतियों का अवसर बनाया जाता है और किस तरीके से चैलेंजेस आपको और मजबूत बनाते हैं. जब चुनौती आ जाती है तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है. जब बहुत बड़ा संघर्ष आ जाता है तो समझ लीजिए एक नया इतिहास के लिए तैयार रहना है. हाँ, ये चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग गुड मॉर्निंग ऑल. सबको मेरी आवाज़ आ रही है? फिर से एक बार बताइए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? ओके, मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? कोशिश करिए अपने सभी एसोसिएट को शेयर करने के लिए. गुड मॉर्निंग सभी लोगों के लिए. ओके, राजीव कुमार मोदी गुड मॉर्निंग. डीएक्सएन फैमिली गुड मॉर्निंग. अनीता मैडम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, यस लिखिए. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे तो बताइए, मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल से क्लियर है? एक मिनट, मेरा माइक. चैट बॉक्स में यस लिखिए, कमेंट्स में. ओहो, ये पिन. सबको आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फ्रेंड्स. दोस्तों, अभी मैं लाइव आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ. मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में कभी ना कभी समय मिल जाता है तो आपके सामने लाइव कुछ अपडेट देने के लिए आ जाऊँ, प्रस्तुत हो जाऊँ. तो 7 तारीख को मैं पुणे से निकला था और पुणे से 8, 9 और 10 3 दिन मैं वहाँ पर नेपाल में था दोस्तों. तो कुछ अनुभव आपके सामने आज लाइव शेयर करना चाहूँगा और मुझे बिल्कुल से विश्वास है कि इन अनुभवों को सुनकर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको बिल्कुल से कुछ नई आइडियाज़ मिल सकती है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम को भी हम किस तरीके से अवसर में बदल सकते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा. डीएक्सएन की कितनी बड़ी ताकत है और डीएक्सएन एक कंट्री को सपोर्ट कैसे कर सकती है. सिर्फ डीएक्सएन ही नहीं कि एक कमिटमेंट लीडर के अंदर कितना ज़बरदस्त होना ज़रूरी है. एक लीडर कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक यूनाइटेड टीम का होना कितना ज़रूरी होता है. एक टीम वर्क किसे कहते हैं. बहुत सारी बातें मैं आज के इस 10 मिनट के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारी बातें आज शेयर करना चाहता हूँ. तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे शायद. सभी लोगों को मैं बोलूँगा कोशिश करिए अपने सारे एसोसिएट को कनेक्ट करने के लिए. लिंक अभी शेयर करना शुरू कर दीजिए. जितने हो सकते हैं आपके टीम के एसोसिएट हो उनको ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. मेरा सवाल ध्यान से सुनना है आपने. मान लीजिए अगर आपके कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग को बैन किया जाता है, मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री को बैन किया जाता है, आपका कैश बिल किसी भी स्टॉक पॉइंट में कंप्यूटराइज नहीं हो जाएगा, तो मुझे चैट बॉक्स में आप बताइए क्या आप उस बिजनेस को करेंगे. यानी भारत के अंदर अगर इस तरीके का हो जाएगा कि आपको बैन किया गया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नॉट कंपनी, इंडस्ट्री को बैन किया गया है और बैन करने के बाद किसी का भी इनवॉइस इस कंट्री में नहीं होगा, आपको कोई भी कंप्यूटर की पर्ची नहीं मिलेगी और अगर इस तरीके की हरकत करते हुए आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कानून के लिए कानूनन कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है. इस तरीके का अगर प्रावधान आ जाएगा तो क्या आप उस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी यस और नो में उत्तर देना है. अगर नहीं करेंगे तो तुरंत नो बोल देना है. सो दोस्तों जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं. फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग फिर से ज्वाइन कर रहे हैं. सवाल फिर से सुनिए, क्या आप उस बिजनेस को करेंगे जब गवर्नमेंट बैन कर दे?
सरकार इसको कानूनन अवैध बोल दे, इलीगल बिजनेस बोल दे, या फिर आपको उसका कोई भी कंप्यूटर पर्ची भी ना मिले, या फिर आप कोई भी हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर शायद कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या उस बिजनेस को आप करेंगे? यस और नो, जल्दी 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 बताइए, क्या ऐसे बिजनेस को आप फिर करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे आपका आंसर चाहिए जल्दी जो दोस्तों। थोड़ा सा कमेंट और मेरी बातों में थोड़ा सा डिले आता है क्योंकि मैं लाइव हूँ अभी। तो यस, संध्या मैडम भी लिखती है नो नो, जल्दी बताइए सब लोग। बहुत सारे लोगों का नो आ रहा है, यस यस यस, बहुत सारे लोगों का नो आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ ये डिले टाइम को कैसे हटाया जाए। स्टॉप स्ट्रीमिंग हो जाएगा, ओके ठीक है। नो नो नो, वेरी गुड। मुझे पता है आपका नो ही मुझे पता है, सुनना था, क्योंकि कोई भी नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं करेगा। शायद उस जगह पर मैं भी होता तो भी मैं 10 बार सोचता कि बिजनेस करूं या ना करूं। मैं नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जो नेपाल के लीडर्स है उनको मैं यहाँ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और उनकी मेहनत का, उनकी कमिटमेंट का, उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने का जो एक अंदर के अंदर जो जज्बा है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों। 2012 में 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई थी। अब वहां पर बताया गया था कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यहां नहीं काम कर पाएगी। चलिए दोस्तों, ये कोई खराब न्यूज़ नहीं है, मैं आपको कोई डराने के लिए मैसेज नहीं दे रहा हूं वीडियो में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्यों करता है कोई गवर्नमेंट इस तरीके का कार्रवाई। इसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ठगी करने वाले या लोगों को लुबाड़ने वाले, इसको क्या बोलते हैं, लूटने वाले। यानी फर्जी कंपनियां जब आ जाती है, फर्जीवाड़ा जब बढ़ जाता है, या ऐसी कंपनियां जब आ जाती है जिनके पास कोई सेटअप नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स ही पता नहीं है, सिर्फ चलता है लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम, उसको हम बोलते हैं चेन मार्केटिंग, पोंजी स्कीम्स, पिरामिड्स, या फिर हम इसको स्कैम भी बोलते हैं, स्कैम। तो इस तरीके की संख्या जब बढ़ जाती है और उसकी चपेट में ज्यादातर लोग आना शुरू हो जाते हैं, तब गवर्नमेंट उसको बैन कर देता है दोस्तों। गवर्नमेंट उसको बैन कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें अगर काला पैसा, यानी आपने बीच में सुना होगा मोदी जी ने क्या किया होता भारत में, वो मोदी जी ने किया था कि आपको जो नोट है वो नोटबंदी आ जाएगी। नोटबंदी मतलब क्या था? क्या लाइफ टाइम के लिए नोट बंद हो गए? नहीं, वो कुछ चीज को सफाई करने के लिए, उन चेन को, पोंजी स्कीम को, स्कैम को साफ करने के लिए कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया जा सकता है। लेकिन थैंक गॉड हम भारत में, हमारे ऊपर ऐसी नौबत नहीं है। लेकिन नेपाल के अंदर नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा 2012 से लेकर पिछले साल तक गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्री बैन थी। कोई प्रोडक्ट वहां पर मूवमेंट नहीं कर सकते। डीएक्सएन ने क्या कदम उठाया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे सिचुएशन में भी डीएक्सएन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि नेपाल के सभी डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स को कंपनी ने सपोर्ट किया? जानना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों आप लोगों के लिए। डीएक्सएन ने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया? सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वहां से ऑफिस बंद कर चली गई थी। देन फिर भी डीएक्सएन कैसे चला पिछले 10 साल में? कितने लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए? एक्साइटेड है यस लिखिए जल्दी जल्दी। एक्साइटेड भी लिख सकते हैं, यस सर आई एम एक्साइटेड, जल्दी जल्दी लिखना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट लिखना शुरू कर दीजिए तुरंत। जैसे ही सुनते हो तुरंत रिप्लाई दीजिए, क्योंकि वैसे भी एक 7, 8, 10 सेकंड का रिप्लाई में मेरी बातों में और कमेंट के अंदर डिले आ जाता है। कितने लोग एक्साइटेड है? वेरी गुड। कि ऐसा क्या किया डीएक्सएन ने, ऐसा क्या किया डीएक्सएन कंपनी के फाउंडर ने कि लोग नेपाल के अंदर क्राइसिस में होने के बावजूद भी, सरकार के विरुद्ध भी, आज भी 10 साल से सफलता की तरफ आगे बढ़े? दोस्तों, डीएक्सएन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा सरकार को जाके, यानी उनके बैन किए हुए उस सिस्टम को ही सवाल पूछा। अच्छा ठीक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाना बैन है, ओके रेडी, हम इसके लिए फॉलो करने के लिए तैयार है। दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, यहां पर कोई भी स्टॉकिस्ट या फिर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का लेन देन, यानी कोई भी व्यवहार, ट्रांजैक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में नेपाल में नहीं होगा। मतलब कौन सा? स्टॉकिस्ट का जो बिलिंग होता है, आपकी जो इनवाइसिंग होती है, उसका कुछ टैक्स कट हो जाता है,
तो दूसरा भी रूल ओके, ये भी हम फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी हम फॉलो करते हैं। तीसरा, किसी को ज्वाइंट करना है, किसी को रिक्रूट करना है, तो वो जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों को वहां पर नेपाल के अंदर वो भी नहीं करेंगे। 3 चीजें हो गई। अब एक बात आपको भी माननी होगी, क्या आप गवर्नमेंट तैयार है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड है, हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली में। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ नेपाल में नहीं है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर शायद कतार से भी हो सकता है, मलेशिया से हो सकता है, सिंगापुर से हो सकता है, भारत से हो सकता है, बांग्लादेश से हो सकता है, बॉर्डर के जितने भी कंट्री वहां से भी हो सकता है। तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट बेच सकता है एज ए रिटेलिंग? अगर ये प्रोडक्ट बेच सकता है तो मुझे बताइए, उसके ऊपर कोई बैन है? तो वो सरकार ने बोला नहीं, प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रोडक्ट रिटेलिंग कर सकते हैं। बस इस पॉइंट को पकड़ लिया डीएक्सएन ने, आप यहां पर प्रोडक्ट रिटेलिंग कर सकते हैं। और फिर दोस्तों ये बात हुई, मैंने बहुत कुछ चीज़ें 3 दिन में सीखा इन लोगों से कि चैलेंजेस किसे कहते हैं, कितनी बड़ी आपत्ति होने के बावजूद भी। और इस लाइन को मैं अच्छे से लाइन के साथ जोड़ देता हूं, जब भी कोई बड़ी आपत्ति आ जाती है समझ लीजिए कुछ आविष्कार होने वाला है, आपत्ति का रूपांतर आविष्कार में होने वाला है दोस्तों। और यही हुआ नेपाल के लोगों में, और उन्होंने इस आपत्ति का रूपांतर आविष्कार में कर दिया। हम जैसे लोग टूट जाते, शायद हम, मैं नहीं बोलता कि सभी, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और बोलते कि नहीं अभी मुझे दूसरा कुछ मार्ग अपनाना चाहिए, मैं तो बिजनेस नहीं करने वाला। लेकिन मैं रियली सैल्यूट करता हूं ऐसे लीडर्स को और ऐसे कमिटमेंट करने वाले कमिटेड लोगों के लिए। उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया मालूम है दोस्तों? डीएक्सएन उत्पाद भारत की बॉर्डर पे जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, डीएक्सएन भारत के बॉर्डर में, नेपाल और भारत एक बॉर्डर है ना, तो भारत की बॉर्डर पे जितने भी स्टॉकिस्ट है वहां से प्रोडक्ट परचेसिंग करना और वो प्रोडक्ट नेपाल में गाड़ी, बाइक, 2 व्हीलर, कार के माध्यम से लेकर जाना। मैं खुद अभी जब गया था तो उन लोगों ने मुझे लेने के लिए 400 किलोमीटर ट्रैवल किया था। इट्स नॉट अ जोक। मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर आने के लिए मैं 400 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों को देखकर कि उन्होंने 400 किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल किया। कपिलवस्तु लुम्बिनी से लेकर वो आ गए थे लखनऊ तक ट्रैवलिंग करके, उन्होंने मुझे पिकअप किया। अब ये 3 दिन में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना था दोस्तों। मैं जहां पे भी जाता हूं मैं सीखता हूं, लेकिन सीखने के बाद मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। दोस्तों सोचिए, मैं जब जा रहा था एयरपोर्ट से मैं निकला, फिर हमारा ट्रैवलिंग का समय भी 7-8 घंटे का था, और जैसे हम इंडिया के बॉर्डर पे आ गए तो आर्मी दिखी मुझे। वहां पर एक चेक होता ना, पोस्ट होता है, वहां पर आर्मी के लोग खड़े हैं। क्या इन लोगों ने पता है, उन्होंने बोला सर अभी यहाँ पे आपको गाड़ी से उतरना होगा। मैं उनकी तरफ देखने लगा, क्यों? मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। नहीं सर, आपके लिए हमने दूसरा गाड़ी बॉर्डर के उस पार खड़ा करके रखा है। अब आपका जो बैग, लगेज जो भी है वो इस गाड़ी से निकाल दीजिए और वो लगेज और आप दूसरी गाड़ी में चलिए। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले कस्टम है यहाँ पर, और कस्टम में आधा घंटा भी लग सकता है, ये गाड़ी को रोक के रखेंगे, आधा घंटा लग सकता है रुकने के लिए यहाँ पर। तो फिर उन्होंने दूसरा गाड़ी, 2 और पर्सन बॉर्डर पे खड़े किए थे और वहां पे दूसरा गाड़ी मुझे पिकअप कर ले रेडी था दोस्तों। इतनी मशक्कत होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवलिंग करना भी। आप सोचिए, दूसरे कंट्री से इस कंट्री में प्रोडक्ट लाने के लिए भी दिक्कतें कितनी आई होगी। वहां पे भी मुझे आर्मी के पर्सन ने सवाल पूछा, कहाँ जा रहे हो? मतलब मैं बोला लुम्बिनी जा रहा हूं, और मुझे पहले ही उन्होंने गाड़ी में बताया था अगर कुछ सवाल पूछे तो ये जवाब दीजिए। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा किस लिए जा रहे हो? तो मैंने बोला एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये मत बोलना सर बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप बोलना टूरिस्ट के जाए, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, एज ए टूरिस्ट आया हूँ और ये मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा वेरी गुड, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसने बोला कुछ क्या बोला, एक बहुत अच्छा वर्ड था वो आर्मी लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बैग में क्या है? मतलब कुछ नहीं सर, मेरा खुद का कपड़ा है और बैग में कुछ होता है, उसका ऐसा कुछ नहीं ना जो हमें एक प्रॉब्लम कर सकता है, बताओ। तो उसने मेरे चेहरे पे देखा, मैंने नहीं सर मेरे इस बैग में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, घूमने के लिए जा रहे हो, फिर जाओ। और बॉर्डर था और उस बॉर्डर को हमने पार करके आए थे। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को अच्छे से बताइए। फिर नेपाल के, भारत के स्टॉक पॉइंट से नेपाल की गाँवों तक प्रोडक्ट लेकर जाना आसान था? मुझे बताइए, ये चीज़ आसान थी लोगों के लिए? फिर भी उन लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। पिछले 10 साल से इसी तरीके से प्रोडक्ट उन्होंने नेपाल में लेकर गए और फिर शुरू किया नेटवर्क को बनाना।
अब डीएक्सएन ने कौन सा सपोर्ट किया था? डीएक्सएन ने इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस कंप्यूट किया मलेशिया गवर्नमेंट्स के साथ डायरेक्टली। कहां पर कंप्यूट किया? मलेशिया के डायरेक्टली पोर्टल पर कंप्यूट किया। यह ताकत होती है वन वर्ल्ड वन मार्केट का, यह पावर है दोस्तों। इनका बोनस भी कंप्यूट हो गया डायरेक्टली मलेशिया के सिस्टम के अंदर। अब नेपाल का सिस्टम का इसके अंदर कुछ भी लेन देन नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई टीडीएस फीडीएस कुछ लेना देना नहीं है। अब इन लोगों की बोनस भी डायरेक्ट मलेशिया से आने लगी, क्योंकि डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर 200 से ज्यादा कंट्रीज में है, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। उस सिस्टम को वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो मलेशिया का सिस्टम है, उसके ऊपर नेपाल गवर्नमेंट कुछ भी आंच नहीं लगा सकता। वो तो नेपाल की सिस्टम नहीं है, वो मलेशिया की सिस्टम है। कितने लोगों को समझ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ इस क्राइसिस को हैंडल कैसे किया। और फिर सर पिछले 10 सालों में उन्होंने इसी तरीके से नेटवर्क बनाया, इसी तरीके से टीम बनाया। आपने देखा कितना माहौल जबरदस्त था, कितनी भीड़ लग गई थी लोग देखने के लिए मीटिंग में, कितने लोग आए थे, कहां कहां से कितने दूर से आए थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई, कितनी गाड़ियां खड़ी थी। एक्चुअली वो वीडियो मैंने पब्लिश नहीं किया अभी तक, तो मैंने ऐसे ही बाहर जब जहां पे उतरा तो गाड़ी की सब फोटो निकाली और वो सारे फोटोग्राफ मैंने मेरे पास रखे। वीडियोज है, छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, छोटा बाइट। तो इतनी एक होती है कमिटमेंट, इसको हम बोलते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना। मुझे एक बात बताइए सर, क्या आपके ऊपर इतनी बड़ी चुनौती है भारत में? आज भारत के अंदर आप अगर ये वीडियो सुन रहे होंगे तो इतनी बड़ी चुनौती आपके पास है क्या? गवर्नमेंट ने बैन किया है? नहीं। प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सब कुछ इनवॉइस हो रही है। टैक्स का कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। बोनस समय पे आ रहा है? बिल्कुल समय पे आ रहा है। इतनी बड़ी ताकत अगर डीएक्सएन आपके लिए इंडिया में कर रहा है, तो आपके लिए आप खुद चुनौती बन सकते हैं दोस्तों। कंपनी की तरफ से या किसी भी सिस्टम की तरफ से आपके पास चुनौती नहीं है। और इसी तरीके से लोगों ने इन बिजनेस को डेवलप किया। इतना ही नहीं, मैंने उनको एक सवाल पूछा कि जिस तरीके से आज मीटिंग हुई, ऐसे ही सेमिनार आपने यहाँ पर किए या नहीं किए? उन्होंने बोला बिल्कुल किए सर। तो जब भी किसी ने उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने इसका जवाब इसी तरीके से दिया डायरेक्टली कि सर देखो, हम रिटेलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और मैं मलेशिया का, आईडी भी मलेशिया का है, तो यहाँ पर हम नेटवर्क कर ही नहीं रहे। और उन्होंने बोला कि कितने बड़े सारे लोग, गवर्नमेंट के भी लोग आकर मीटिंग में बैठकर चले गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और इसी कारण से दोस्तों डीएक्सएन आज नेपाल में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। दिस इज द नंबर 1 कंपनी इन नेपाल। कोई भी टक्कर में नहीं है उनके। इतनी बड़ी ताकत नेपाल के अंदर लग चुकी है, इतना बड़ा पावर बन चुका है वहां पर। तो कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये मैं खुद जाकर महसूस करके आया हूं, मैं खुद जाकर देख कर आया हूं। ये अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूं। और अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि आपके कंट्री में कहां पे कौन सा परिवर्तन चाहिए आपको। सब कुछ है। आपको क्या चुनौती है? गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब कमिटमेंट की बात आती है दोस्तों, तो मैं नेपाल जाने का कारण क्या था दोस्तों, मैं बताता हूं। ओमिक्रॉन था ना, ओमिक्रॉन था। मैंने भी पुणे में कुछ बाहर के लीडर्स को बोले तो उन्होंने मुझे तुरंत बोल दिया, सर अभी ओमिक्रॉन है तो मैं नहीं आ सकता, अगली बार देखेंगे, पोस्टपोन करिए प्रोग्राम को। हमने हमारा क्राउन एम्बेसडर का प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर दिया। सारे गेस्ट को मैसेज कर दिए कि सर ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है, ओमिक्रॉन की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आज तारीख कितना है? आज तो 13 तारीख है। हमारा प्रोग्राम 16 तारीख को होने वाला था पुणे सिटी के अंदर, क्राउन एम्बेसडर सेलिब्रेशन। हमने इसको पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन। लेकिन फिर भी मैं ट्रैवल किया नेपाल तक। मेरी ट्रैवल थी, मेरा जो फ्लाइट था पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से लखनऊ, और लखनऊ से मुझे कार से जाना था, बाय ट्रैवल जाना था। वो था डायरेक्टली कम से कम 400 किलोमीटर तक। फिर भी मैंने क्यों एक्सेप्ट किया, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ लाइव आज। और यहीं पे भी आप समझ लीजिए एक लीडरशिप के अंदर टीम वर्क का होना कितना जरूरी है, और टीम वर्क के साथ एक कमिटमेंट का होना कितना जरूरी है। कितना बड़ा उनके अंदर एक ये होता है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रवीण सर अभी क्राउन एम्बेसडर भी बन गए हैं, और उन्होंने मेरे कुछ ट्रेनिंग के अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने भी लिए थे, सुने थे, तो शायद हमारा उनके साथ एक कनेक्शन था। लेकिन उनका एक सवाल आया मेरे पास कि सर आपका समय हमें नेपाल के लिए चाहिए, आपका समय मुझे नेपाल के लिए चाहिए।
हाँ, तो प्लीज़ सर आप मुझे नेपाल के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो नेपाल के लिए आपको आना है और ये प्रोग्राम हम कम से कम 1500-2000 लोगों की संख्या में करना चाहते हैं। मैंने बोला उनको अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, फ्लाइट का प्रॉब्लम है, यह सब कुछ है। फिर भी नहीं सर, प्लीज़ सर मना मत कीजिए, जनवरी शुरू हो रहा है, इस साल का हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए हम सोच रहे कि आपको बुलाए। तो मैंने एक लाइन बोला उनको, एक काम करिए, कंपनी से बात करिए, क्योंकि मुझे पता था अगर शायद कंपनी मना कर दे तो मैंने मना नहीं किया था, कंपनी ने मना किया, ऐसा हो सकता है। ये सर नो। तो मैंने उनको बोला नेपाल के सभी लीडर्स को कि अभी मैं एक काम करिए सर, सरोज जी का फोन था कि सरोज जी एक काम करिए, आप कंपनी से बात करिए। तो उन्होंने बोला कि कंपनी से मैं क्यों बात करूं सर, हम आपका आने जाने का फ्लाइट का खर्चा से लेकर सब कुछ हम करेंगे, कंपनी का प्रोग्राम हम नहीं कर रहे, हम अपने लीडर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं। यस दीक्षित सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूं तुरंत। हाँ, एक मीटिंग में हूं, करतो मी त्यांना फोन करतो। हाँ ओके ओके। हाँ, मग कंपनी की तरफ से प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर से सवाल पूछा, फिर ये खर्चा ये सारा हम अपने लीडर्स की तरफ करेंगे। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, मैं वहाँ पे गया, हॉल का भाड़ा था 40,000 रुपया। फिर उन्होंने कुछ सेविनियर बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर, और वो सारी चीज़ें देखकर मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया कि कहाँ पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमें कहाँ पे स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। उन लोगों ने आने जाने से लेकर दोस्तों होटल का रहना खाना और इतना ज़बरदस्त तरीके से हॉस्पिटलिटी किया, इतना ख्याल रखा मेरा। खास करके मैं बताओ तो मैं गाड़ी में बैठने से लेकर मेरे पास बार बार कॉफ़ी सर कॉफ़ी पीजिए, सुबह दोपहर शाम कॉफ़ी पीजिए, और वहाँ पे क्रेज था 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी का, और 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी को भी वो पूरी तरीके से बिना शक्कर का पी रहे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा उनको, हमारे यहाँ पे हम किसी को विदाउट शक्कर कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए बोलेंगे तो वो बोलेगा कितना कड़वा लग रहा है। तो बोल रहे सर कड़वा ही तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन अभी हम क्या करें, हम जब कतार में थे तो हम लोगों ने इसी कॉफ़ी पे ज़्यादा काम शुरू किया था। जब हम नेपाल में बिजनेस शुरू किए तो नेपाल में भी हमने 2-in-1 ब्लैक पे ही काम किया है। तो 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी की वजह से ही हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला कॉफ़ी है। फिर मैंने बोला हमारे पास कॉर्डिसेप है कि नहीं यहाँ पर, तो बोला कॉर्डिसेप है। फिर आप कॉर्डिसेप क्यों नहीं बना रहे हो पानी में? तो उसका अच्छा सवाल का जवाब मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा वो भी। सर बोले कॉर्डिसेप या 3-in-1 कॉफ़ी पानी में जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता है, बनता नहीं है जल्दी से, लेकिन आप ब्लैक कॉफ़ी को ठंडे पानी में भी मिक्स करो और चम्मच से हिलाओ तो कॉफ़ी तैयार हो जाता है। माय गॉड, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी देखा, मुझे तो कॉर्डिसेप का आदत था, मैं तो मतलब बोलते ना एडिक्शन बोल सकते आप इसको, कॉफ़ी के अंदर कॉर्डिसेप के लिए मैं बहुत मतलब पागल इंसान हूँ। मुझे कॉर्डिसेप चाहिए, मतलब चाहिए। कॉर्डिसेप का कॉफ़ी एक दिन भी नहीं रहेगा तो मुझे दिन अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन भी नहीं पीऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे वहाँ पर वो ब्लैक का कड़वा कॉफ़ी पीना थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, फिर भी मैंने ट्रैवलिंग के अंदर तो पी लिया। लेकिन जैसे मैं होटल में गया, होटल में भी वो बार बार मेरे पास वही कॉफ़ी लेकर आ रहे थे दोस्तों, तो इतना ख्याल रखा जा रहा था हर बार। लेकिन मैंने क्या किया इस भी बताता हूँ। मैंने क्या किया, वो 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए मुझे तो कड़वा लग रहा है, मुझे तो कॉर्डिसेप की आदत है, मैंने बैग से लेमन जी का सैशे निकाला, और दोस्तों यकीन मानिए मैंने लेमन जी को खोला और उन्होंने जो कॉफ़ी बनाई थी उसके अंदर लेमन जी को डाला और चम्मच से मिक्स किया। माय गॉड दोस्तों, ये इतना ज़बरदस्त फ्लेवर बन गया, खट्टा और मीठा, इतना मस्त फ्लेवर बन गया। मैं इसको नाम देता हूँ हेल्थ ड्रिंक। कितने लोग समझ रहे हैं? अब इसके अंदर 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी के भी गुण है, अब इसके अंदर लेमन जी के भी गुण है। तो प्योरली अल्कलाइन और हेल्थ ड्रिंक, लिखिए चैट बॉक्स में हेल्थ ड्रिंक, 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी प्लस लेमन जी, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी। पानी में ब्लैक कॉफ़ी खोलो, उसके अंदर एक लेमन जी का थोड़ा सा डालना पड़ता है, वो भी ज़्यादा नहीं डालने की जरूरत है, पूरा सैशे खोलने की जरूरत ही नहीं वहाँ पर। हल्का सा अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करिए, 1-2 बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रमाण चाहिए। कितने लोग समझ रहे? जल्दी बोले यस यस। कितने लोग एक्साइटेड है ये बात सुनकर? जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारा का सारा हॉस्पिटैलिटी मैं यहाँ से थैंक यू कहना चाहता हूँ, खास करके जिन्होंने वहाँ पर नेपाल की शुरुआत की, मिस्टर अशोक गिरी सर। आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। पूरा वीडियो बनाए आज सुबह जल्दी उठकर और वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब के अंदर, आप ज़रूर देखना सक्सेस स्टोरी में जाके।
अब मैं सरोज जी का भी वीडियो और रोहित सर का भी वीडियो आने वाले 2 दिन में लेकर आऊंगा, वो भी वीडियो आप जरूर देखना। ये अपडेट्स होते हैं, ये टूल बन जाते हैं आपके लिए, ये टूल होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग को लेकर जाने के लिए आगे बेहतरीन टूल बन जाते हैं दोस्तों। तो मैं बाकी के 2 वीडियो भी आने वाले 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या चाहिए मुझे बताइए, सब कुछ रेडी है दोस्तों। अगर वो लोग कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? वो लोग इतना सब कुछ माहौल खराब होने के बावजूद भी आज 1000-1500 पब्लिक जमा कर सकते हैं। कम से कम 100 से 150 लोग वापस चले गए होंगे उस स्टेशन से। मुझे अंदर जाने के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। आगे पीछे जैसे स्क्वाड होता है ना, वैसे आगे पीछे लोग आ गए और उन्होंने जगह बना बना कर मुझे आगे लेकर जा रहे थे। इट्स नॉट अ जोक, इतना भीड़ था कि खिड़की से लोग अंदर आ रहे थे। एक फोटो तो मैंने देखा, एक लड़की खिड़की से कूद रही है अंदर, क्योंकि उसको दरवाजे से अंदर आने के लिए जगह नहीं है। फोटो भेज दूंगा अगर किसको चाहिए तो। और 100 से 150 लोग वापस चले गए उस प्रोग्राम से, क्योंकि उनको खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं था। स्टैंडिंग ऑडियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत फील हुआ, बेहतर फील हुआ। और फिर मैंने भी मेरा 100% देने की कोशिश की। 3 दिन हमने ट्रेनिंग की है वहां पर। सबसे पहला दिन हमने रात को, आप सोचिए क्या कमिटमेंट होती है, देखो 50 डायमंड होटल के अंदर रहने के लिए आए थे। 50 डायमंड वहां पे होटल में आए थे। किसी ने पूछा नहीं खाना क्या है, खाने में राइस था। खाने में क्या था? राइस था, एक मशरूम का सब्जी था, दाल राइस था, थोड़ा सा पापड़ था, लोंचे यानी अचार। हमारे यहाँ पे अगर हम ऐसा प्रोग्राम करते तो पहले बोलते डिश में क्या है, खाने में क्या खिलाएंगे आप लोग। और हाँ, बड़ी बात, इतना ही नहीं, प्रोग्राम का जो आपने हॉल का फोटो देखा है, 150 रुपये टिकट था हर एक के लिए, 150 रुपीज टिकट। किसी ने ये नहीं पूछा 150 रुपए का टिकट है तो हमें वहां पे स्नैक का कोई पैकेट मिलेगा? क्यों यहां पे हम पूछते ये बातें? उन लोगों ने वो आदत ही नहीं लगाई कंपनी की, कि कंपनी ने आकर कुछ करना है, कंपनी के पीआईसी ने या कंपनी के मैनेजर ने सब कुछ करना है। लीडर्स लोगों ने एक टीम वर्क बनाया और वो टीम वर्क बनाकर एक प्रोग्राम को प्लान किया, इवेंट किया, और इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, फंड रेज करने के लिए भी 150 रुपीज टिकट लगाया। किसी ने भी सवाल, लीडर ने भी नहीं पूछा, डायमंड ने भी पूछा नहीं, ना ही किसी मेंबर ने पूछा खाने के लिए सर क्या खिलाओगे। खाने के लिए आना है तो मत आइए यार सर, सिंपल सी बात आती है। खाने के लिए थोड़ी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम प्रोग्राम के लिए आपकी जिंदगी में कुछ नया वैल्यू ऐड करने के लिए, आपकी जिंदगी में बदलाव या परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ये होता है सर कमिटमेंट। 40,000 भाड़ा कंपनी ने नहीं दिया था, उन लोगों ने पे किया था। और इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ दोस्तों। और उसमें भी मैं बताओ 3 दिन तक उन्होंने मुझे एंगेज करके रखा। और बताओ, तो सबसे पहला दिन था, हम जब पहले दिन प्रोग्राम किए, मतलब जिस दिन मैं वहां पे होटल के अंदर चेक इन हुआ, तो मेरे साथ 50 लोगों ने रिसीव, 50 डायमंड थे वहां पर। और 50 डायमंड का आफ्टर डिनर के बाद एक मीटिंग हुआ। कितने बजे? 10 बजे मीटिंग शुरू हुआ दोस्तों। 10 बजे डायमंड मीटिंग है बोला मुझे उन्होंने। और जो भी बैठेंगे वो डायमंड। पहला ही माइक हाथ में ले लिया मोहम्मद रफीक सर ने, और उन्होंने डायरेक्टली बोला, वहां के रफीक सर है, उनका नाम भी मोहम्मद रफीक है, तो उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोला, अगर इस हॉल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर 50 डायमंड था, अगर गलती से कोई रूबी या स्टार एजेंट बैठा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये प्रोग्राम सिर्फ डायमंड के लिए है, कृपया आप अपनी जगह छोड़कर बाहर जाइए, आपके लिए हमने अलग से प्रोग्राम कल रखा हुआ है, आज हम डायमंड मीटिंग के लिए यहाँ पर सब प्रस्तुत है, कृपया आप मुझे इसका उसने ये भी मैं जब माफ़ी भी मांगी उनकी, मतलब पोलाइटली बोला कि आपके अंदर भी एक ललक हो जानी चाहिए, आपके अंदर भी एक जुनून हो जाना चाहिए कि मुझे भी डायमंड बनना है और इस प्रोग्राम में बैठना है। तो आप एक ऐसा जुनून लेकर यहाँ से बाहर जाइए, लेकिन आप डायमंड नहीं है तो यहाँ बैठ नहीं सकती। और फिर हमारी कम से कम 150-2 घंटा तक डायमंड मीटिंग चली दोस्तों। डायमंड के सवाल, प्रश्न, उनके क्वेश्चंस थे, आंसर दे रहा था और बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। तो उन्होंने क्या किया, देखो लीडर मीट किया, 50 लोगों का मीटिंग था। दूसरे दिन पूरा क्राउड मीटिंग हो गया, और फिर जिस दिन क्राउड मीटिंग हो गया उसी रात को फिर से खाना खाने के बाद हमने फिर से डिस्कशन के लिए बैठे सारे लीडर मिलकर। तो तीसरा दिन बोल सकता हूं मैं इसको, रात को हम फिर से 12 बज गए, 1 बज गए, पता नहीं था टाइमिंग, लेकिन हम डिस्कस करें तो सारे लीडर ऐसे गोल करके बैठे हुए थे। तो कम से कम 3 दिन तक वो लोगों ने क्या किया, बिल्कुल से मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमने प्रवीण सर को बुलाया है तो हमने 3 दिन का उनका शेड्यूलिंग किया।
प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम। और फिर मुझे लास्ट का दिन लुम्बिनी घुमाया भी। वहाँ पर मैं लुम्बिनी गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी, गुड समूह, गौतम बुद्ध जी जिनका जन्म हुआ, उस जन्म पर जाने का मौका मिला। आज तक सिर्फ सुनता था, लेकिन मैं जाकर वहाँ पे फ़ोटो निकाले बहुत सारे, बहुत अच्छा लगा वो फील। और फिर दोस्तों बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद बोला अशोक सर को, अशोक सर मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, तो क्या गाड़ी देंगे चाबी? अरे सर आपका ही गाड़ी है, चलाओ। 300 किलोमीटर में गाड़ी चलाया उस दिन, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल कर रहा था एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने बोला मुझे नेपाल में गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। इतना अच्छा माहौल था, इतना मस्त लग रहा था। मैंने बोला गाड़ी का चाबी दीजिए, मैं चलाता हूँ। 300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया, और 300 किलोमीटर के बाद फिर अशोक सर ने गाड़ी चलाया। तो आप बताइए, लाने के लिए 400 किलोमीटर, छोड़ने के लिए 400 किलोमीटर, हॉल के अंदर का पूरा खर्चा, आप सोचिए, खाना पीना सब कुछ। कंपनी का एक नया रुपया नहीं था। कंपनी का एक न्यू पर्सन या कोई पीआईसी या कोई मैनेजर, एक सिंगल पर्सन कंपनी का हॉल के अंदर मौजूद नहीं था। इतना ज़बरदस्त, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे हमें लाना होगा। कितने लोग रेडी है बताइए? अगर आप ये मीटिंग सुन रहे होंगे, अभी ये लाइव अपडेट सुन रहे हो, तो कितने लोग रेडी है बताइए? इससे बड़ी चुनौती क्या करेंगे आप बताओ मुझे अभी। यस, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बताइए। क्या आप एक ऐसी कमिटमेंट लाने के लिए तैयार है? एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बात है टीम वर्क। जहाँ टीम वर्क नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, समझ लीजिए। टीम वर्क दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा समझ लीजिए। चंद लोग हो सकते हैं, चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर प्रॉपर डायरेक्शन, उनको प्रॉपर गाइडेंस, उनको प्रॉपर कोचिंग, मेंटोरिंग, सही तरीके से उनको लेकर जाना। बार बार असफल हो जाओगे, फिर से नया प्लान बनाओ, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से कुछ नया प्लानिंग करो। लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक आगे का रास्ता पकड़ के रखिए दोस्तों, और अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहिए। आप भी सफल बन सकते हैं। आशा करता हूँ इस अपडेट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी जर्नी थी जो 3 दिन की, जो मैंने वहाँ पर सीखा, वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हम वहाँ पर, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, वहाँ पर मेडिटेशन भी किए। इतना मस्त लगा कि हमने वहाँ पर एक शांति यात्रा निकाली थी। सारे लोग किमोनो पहनकर रोड पर थे। तो रोड पे जाने वाले जितने भी लोग थे, वो उस एरिया में रहने वाले, कि डीएक्शन क्या है, डीएक्शन क्या है, वो शांति यात्रा को देख रहे, कुछ नहीं, नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ किमोनो पहना है और सिर्फ चल रहे, सब लोग शांति से चल रहे, कोई आवाज नहीं कर रहे सर। और लोग वहां पे सवाल पूछ रहे, डीएक्शन क्या है, डीएक्शन क्या है, बताइए। ये डीएक्शन के लोगो सबके शर्ट पे थे। ये सर नो, माहौल, एनवायरमेंट, मोमेंटम, टीम वर्क, डुप्लीकेशन, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना, यही तो है सफलता के कारण। और फिर किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चैलेंज को अवसर में ही कन्वर्ट कर देना। कभी कभी हम प्रॉब्लम की तरफ इतना प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं कि प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है कि आपको अपने गोल ही दिखने बंद हो जाते हैं। जीवन में देखिए, या तो आपको समस्या बड़ी दिखेगी, या फिर आप अपने सपनों को बड़ा देखोगे। आपको सवाल पूछता हूं, आप किस चीज को बड़ा देखना चाहते हो? आपके सामने कौन सी चीज दिखाई देनी चाहिए? या तो आपको सिर्फ समस्या दिखेगी, सिर्फ प्रॉब्लम दिखेगी, या फिर आपको दिखेगा आपका एक रोड मैप, आपको दिखेगा एक एक्शन प्लान, आपको दिखेगा आपका एक लक्ष्य और ध्येय। क्या देखना पसंद करोगे आप? कौन कहता है प्रॉब्लम नहीं आएगी? अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ लीजिए रास्ता गलत है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ लीजिए रास्ता गलत है। होता है, ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां हमने मार्केट में देखी है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, घर में बैठो, सिर्फ 2 लगाओ, अपने आप दो जोड़ दो, अपने आप अपने घर में पैसा आता रहेगा, और बिना कुछ करे पैसा आता रहेगा। वहां पे लोग धड़ल्ले से हजारों की संख्या में जुड़ जाते हैं। लेकिन जहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे रास्ता गलत है, समझ लीजिए। और एक बात समझ लीजिए, अगर मंजिल खूबसूरत है, अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है, तो सर रास्ते की परवाह मत करिए,
मत करिए आपको रास्ते में क्या रुकावट आ रही है, मत करिए रास्ते में क्या दिक्कतें आ रही है, कितने स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, ये तो आपको और मजबूत बनाने के लिए आ चुके हैं, ऐसा समझकर आगे बढ़िए। यस, वेरी गुड, सभी लोग लिख रहे हैं सपना, ड्रीम, क्या बात है। तो मत करिए परवाह, आपको क्या दिक्कत आ रही है, कितनी खराब परिस्थिति आ रही है, फिर भी आप सफल बनोगे। और जब विकट परिस्थिति में कोई इंसान सफलता प्राप्त करता है ना, तो एक इतिहास बन जाता है, हिस्ट्री बन जाती है दोस्तों वहां से। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करिए, दुनिया के सभी कोने में पहुंचा दीजिए। इसमें डीएक्सएन की ताकत बताइए है, क्यों डीएक्सएन इतनी मजबूत कंपनी है कि एक कंट्री के क्राइसिस को, सरकार के कानून को भी चैलेंज करने की ताकत डीएक्सएन रखती है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां थी, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, निकल गए वहां से। डॉक्टर लीम का एक लाइन आता है, हमेशा बोलते हैं, मेरा 1% भी अगर आरजीजीएल मांगता है या एक डिस्ट्रीब्यूटर भी वहां पे बात करने के लिए रेडी है, तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। एक भी होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, डॉक्टर लीम ने एक लाइन में बोला था। ऐसे हार मानने वाला हमारा फाउंडर नहीं है। कितने लोग एक्साइटेड है बताइए, कितने लोग वाव फील कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वाव वाव लिखना। कौन कहता है चैलेंजेस नहीं आएंगे, जरूर आएंगे दोस्तों। चैलेंजेस के बाद ही आप एक अच्छा इतिहास क्रिएट कर सकते हैं, हिस्ट्री बना सकते हैं। और चैलेंज आते ही आपको मजबूत बनाने के लिए, बस सोच आपको अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड दुर्गा मैडम, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपने प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए। पहले अपने प्रति और फिर अपने आजू बाजू के भाव, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के प्रति अपने भाव अच्छे होने चाहिए। किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो। अंडर एस्टिमेट करना भी बहुत बड़ी गलतियां है टीम वर्क के अंदर। अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी को। आगे बढ़ना है, जिंदगी बदलने का रास्ता मिल जाता है, एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़िए, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। टुकड़ों में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और ये उदाहरण मैं आपको आज इस नेपाल के लोगों से सुनकर, देखकर, महसूस करके आपके सामने लेकर आया हूं। कितने लोग एक्साइटेड है बताइए मुझे, कितने लोगों को फील कर रहा है यस सर, बताइए सर, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। रियली मैं उन लोगों को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ अशोक गिरी सर थे, और फिर साथ ही उनके साथ लेने के लिए अशोक गिरी सर और हरीश चंद्र जी भी आए थे। हरीश चंद्र ने एंकरिंग, माय गॉड कितना जबरदस्त एंकरिंग किया, उनसे भी मैं सीख कर आया। 2-4 कोट में मोबाइल में लिख कर आया उनसे। चलिए 1-2 लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूं, थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको। जिंदगी सुंदर है, जिंदगी सुंदर है, लेकिन मुझे जीना नहीं आता। ये मेरा नहीं है, यह हरिश्चंद्र जी ने बनाया हुआ कोट है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। जिंदगी सुंदर है लेकिन मुझे जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है लेकिन मुझे पीना नहीं आता। सब लोग शायद जी लेंगे डीएक्सएन के बिना, सब लोग शायद जी लेंगे डीएक्सएन के बिना, लेकिन मुझे तो डीएक्सएन के बगैर जीना नहीं आता। क्या बात है, कितना जबरदस्त। देखो ये होता है एंकर का क्वालिटी। अच्छा लगा। मैंने उनको पूछा सर कैसे किया ये, तो बोले सर कुछ नहीं, ऐसे बार बार कुछ मोटिवेशन के कुछ कोट आ जाते हैं, मैं उसको डाउनलोड करके रखता हूँ मोबाइल में, और फिर मैं जब भी मेरा इस प्रोग्राम है इसके अंदर अपने डीएक्सएन के वर्ड डाल देता हूँ। मैं भी सीख लिया इनसे, अच्छा है, मैं तो आगे भी ये करूँगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, खुशी और उम्मीद की कोई डाली नहीं होती, खुशी और उम्मीद की कोई डाली नहीं होती। जो जुट जाए डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लिखा है, मैंने बहुत सारे लिख के रखा है, आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे लिख के लिए उनसे। तो हर जगह पे आपको सीखने को मिलता है, हर व्यक्ति से आपको सीख मिलती है। सीखने की इच्छा तो रखिए, सीखने की ललक तो रखिए, हर जगह पे सीख मिल सकती है, हर व्यक्ति आपका गुरु है। मैं हरिश्चंद्र जी से सीख कर आया हूं अभी, अब मैं आगे कभी भी कोई कोड देखूंगा तो मैं उसको डीएक्सएन के अंदर फिट करने का माइंड मेरा लगा दूंगा, उसमें बन जाएंगे हमारे भी कोड बढ़िया से बढ़िया। यस और नो? इतनी अच्छी बात दोस्तों, इतने अच्छे लोग मिलते हैं, हमें जगह जगह पर सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ वहां पर हरिश्चंद्र जी भी थे, और फिर
जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मोहम्मद रफ़ीक सर थे, सरोज जी थे, बहुत सारे लीडर, सभी लोगों का, सुभाष सर थे, सभी लोगों का नाम शायद मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि एक ही मुलाकात करके आया हूँ, तो सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं। शायद किसी का नाम छूट भी जाए तो अपने मन से कुछ ऐसा मत करे कि प्रवीण सर ने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में। तो मैं सभी लोगों को यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने लोगों ने 1% भी कोशिश की होगी उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, उन सभी लोगों को मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको थैंक यू और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू। मैं भी नेपाल से हूँ, अभी बंगलोर में हूँ। ओके सर, मुझे आपकी बुक चाहिए हिंदी में। मैडम मिल जाएगी, दुर्गा भट्ट मैडम मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, आपको किताब ज़रूर मिल जाएगी। और ये किताब नहीं है, ये कोर्स है आपके लिए। अगर आप स्वास्थ्य क्रांति की चाहिए तो स्वास्थ्य क्रांति की भी ले सकते हैं, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपको मैंने लिख के दिया है, स्क्रिप्ट बना कर दी है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी किताब बेहतरीन है जो इंडस्ट्री को लेकर मजबूत करेगा आपको, और स्वास्थ्य क्रांति का इतना किताब मजबूत है जो कस्टमर हैंडलिंग करने में आपकी मदद करेगा। तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा लीजिए। उसके अंदर 10-10 साल की मेहनत है, पिछले 15-20 साल की मेहनत है एक एक पेज के अंदर, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने मेरा नंबर यहाँ पे शेयर किया है, आपको अगर चाहिए होगा तो दुर्गा भट्ट है ना सर, है सॉरी, मुझे आपकी बुक हिंदी में चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने नंबर शेयर किया, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे बताइए, आपके दरवाजे तक आ जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों कि मैं अभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे बताइए, आपके घर तक वो पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिए सबकी मदद करते हुए एक ज़बरदस्त माहौल जनरेट करने के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आगे लेकर आने के लिए दोस्तों। थैंक यू ऑल, सबको मेरी तरफ से आने वाले समय पे 2022 शुरू हो चुका है, तो अब इस साल के लिए एक कमिटमेंट वर्क के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलाव लाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू सो मच संध्या मैडम, थैंक यू। लिखिए अगर आपको कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी बताएं, मैं भी पढ़ना चाहूँगा जल्दी जल्दी। राकेश कुर्मी जी लिखते हैं, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू राकेश कुर्मी जी। बिल्कुल कनेक्ट रहिए, मैं सभी की मदद, अभी मैं क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ दोस्तों। आप कनेक्ट रहिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि बताइए उनको कि बाबा यहाँ पर आपको कुछ नए नए अपडेट, नए नए प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिलते रहेंगे। यस दोस्तों, और अगर आप कोई भी पर्सनल मेंटोरिंग, कोचिंग, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए होगा तो बताइए, हम आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत है, कभी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे ज़माने में जितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी DXN के डिस्ट्रीब्यूटर को चैलेंजेस से बिना आगे बढ़ने का मौका मिले, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े, इसलिए जितना हो सकता है आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। कंपनी की तरफ से भी बहुत अच्छी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, आप भी अपने अपनी तरीके से आगे बढ़िए रिस्पेक्ट के साथ दोस्तों, एक ज़बरदस्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। थैंक यू ऑल बेस्ट सर। दिलीप गोयल लिखते हैं, ओके, जय कपिल वस्तु, जय नेपाल। यस, मैं भी बोलता हूँ यहाँ से, जय कपिल वस्तु, जय नेपाल। और मुझे पक्का विश्वास है ये टीम आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल करके दिखाएगी। क्राउन एम्बेसडर की संख्या आपको आने वाले समय में कपिल वस्तु से नजर आएगी। बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू। आशीष कुमार सिंह, ओ जौनपुर से आशीष सर, यस मेरे अच्छे दोस्त हैं, थैंक यू आशीष सर। अजय कुमार शर्मा जी, थैंक यू अजय कुमार जी। बार बार देखिए इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है, कमिटमेंट कैसे होता है, टीम वर्क क्या होती है और कैसे आगे बढ़ना है, बार बार देखिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, जय DXN, जय 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 DXN, जय जय, थैंक यू। चलिए ओके, यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन को। थैंक यू ऑल, थैंक यू।